अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काई के सिपाही बुरसा के लिए इमदाद लेकर जंगल से आगे बढ़ रहे होते। बालाबान दुमरुल से कहता है, मैं 1000 साल भी सोचता तो बुरसा में इलाज भेजकर लोगों के दिल जीतने का ख्याल नहीं आता। तो दुमरुल कहता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल कभी भी नहीं आएगा भाई। बालाबान गुस्से से कहता है, क्या तुम आलिम हो और हम नहीं जानते भाई। आगे बढ़ते बढ़ते कोंतराली हाथ के इशारे से काफिले को रोक देता है। वो कुछ अजीब महसूस करते हैं और हालात को जांचने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि काई कबीले में उरान एक किताब पढ़ रहा होता है। इसी दौरान मलून खतून वहाँ आती है और कहती है, बेटा जिरगा खत्म हो गया तो सोचा जाकर तुमसे मिल लूं। तो उरान कहता है, आपने अच्छा किया माँ, मैं आपसे और बाबा से मिलने आने वाला था। मलून खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा सलमान और कासिम को शिकार पर ले गए हैं। हमें बच्चों की तरबियत इसी वक्त करनी चाहिए जब वो छोटे हैं। वो जिरगे और शिकार का तजुर्बा करके इनके इखलाक और कानून के बारे में अपने बाप दादा से सीखेंगे। वो बाद में फिर ये चीजें नहीं सीख सकते। उरान कहता है, लगता है आप कुछ छुपा रही हैं माँ, चलें बताएं। मलून खातून कहती हैं, फातिमा और हलीमा रिश्ते के लिए उम्मीदवार हैं। सरवान साहब और आए दिन ओलू साहब की खातून अपने बेटों के साथ यहाँ हैं। वो अब आराम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगल से काइयों का काफिला आगे बढ़ ही रहा होता है कि बाज़तीनी इनके सामने जाल उठा देते हैं और एकदम से झाड़ियों से निकलकर इन पर हमला कर देते हैं। वो जालिम घोड़ों को भी छलनी छलनी कर देते हैं, मगर जब बाज़तीनी सिपाहियों के पीछे भागते हैं तो सिपाही एकदम से सामान छोड़कर भाग पड़ते हैं। इन्हें भागता हुआ देखकर एक सिपाही खुश होते हुए कहता है, ये काम बहुत आसानी से हो गया, गनीमत अब हमारी है। ये कहते साथ ही वो सामान खोलता है तो गनीमत नहीं बल्कि मौत इसके सामने खड़ी होती है। कोंतराली, अब्दुर्रहमान, बालाबान और दुमरुल घोड़ा गाड़ी से निकलते साथ ही इन पर टूट पड़ते हैं और इन्हें गाजर मूली की तरह काटते चले जाते हैं। किसी की गर्दन काट दी जाती है तो किसी को तलवार घोंप दी जाती है। हरिस्तु भी इनका भरपूर साथ दे रहा होता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद ही तमाम काफिर मार दिए जाते हैं। बालाबान कहता है, कौन है ये जो मौत के प्यासे हैं। तो दुमरुल कहता है, ये इजनी के गवर्नर के सिपाही होंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि वो बदमाश कौन है। दुमरुल पूछता है, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इन्होंने यहाँ घात लगाई है। वो कुछ नहीं बोलता और कोंतराली कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमें जल्दी जाना होगा। इधर नीलोफर भी उरान और मालून खातून के पास जाती है और कहती है, माँ अपने खबर भेजिए, खैर तो है। तो मालून खातून कहती हैं, ये कबाइल और सरदार तुम रस्म और रवाज की पैरवी किए बगैर नहीं चला सकती। ये जान लो, ये सब मैं तुम्हें उरान साहब के सामने कहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उरान नीलोफर की जानिब देखता है तो नीलोफर कहती है, मैं कवानीन या रस्म और रवाज नहीं तोड़ती। ये बात उरान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। मलून खातून कहती है, तुम्हें हलीमा और फातिमा के उम्मीदवार नहीं पसंद, तुम मेरी बेटियों के दिमाग खराब कर रही हो। नीलोफर कहती है, वो मेरी जान से बढ़कर हैं। मैं चाहती हूँ कि वो प्यार करें और उनसे कोई प्यार करे, खुशी से वो अपने घर में रहें। मैं नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर हो जाएं जिसे वो जानती तक नहीं। और इसमें गलत क्या है। उरान कहता है, नीलोफर मेरी माँ इस बारे में ठीक कहती हैं, हमें ऐसे नेक मामलात में तासुब नहीं करना चाहिए। हम दावेदारों को जानते हैं, अगर मेरी बहनें चाहती हैं तो वो। नीलोफर एकदम से बात काटते हुए कहती है, और अगर वो नहीं चाहती तो। मलून खातून कहती है, उरान साहब मसला सिर्फ वो नहीं है, अपने फराइज पर आते हैं। बरसों से चरवाओं की जो तनख्वाह में तुमने इजाफा किया, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो निजाम बर्बाद हो जाएगा। नीलोफर कहती है, सर्दियाँ सख्त हो गई हैं, मैंने भूख से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। मलून खातून गुस्से से कहती हैं, हमारे इस कबाइल ने कई सख्त सर्दियाँ देखी हैं, हम अगर हर बार डर के खजाना बांटते तो अब कहाँ होते। क्या ऐसा नहीं है उरान साहब। मगर उरान कहता है, माँ इस मामले में नीलोफर खातून दुरुस्त है, हमारी आबादी रोज बरोज बढ़ रही है, हमें एहतियात बरतनी होगी। मलून खातून कहती हैं, क्या रिस्क के खौफ से आसान रास्ते इख्तियार करना और खजाने में कमी का बायस बनना अच्छा है। कोई भी इससे मुतमिन नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह मैं गलत होंगी बेटा। बाहर से खलील की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर। मगर उरान कहता है, नहीं। वो खवातीन से इजाजत लेकर खुद ही खेमे से बाहर आ जाता है और नीलोफर मलून खातून से कहती है, बिला शोबा हमने खजाना जो कुछ खर्च किया इसे वापस लाएंगे माँ। मगर मलून खातून कहती हैं, ये कबाइल ये करेंगे वो करेंगे, इस पर ऐसे हुकूमत नहीं हो सकती। खेमे से निकलते साथ ही उरान एक गहरी सांस लेता है। तो खलील पूछता है, हजूर खैरियत तो है, आपका रंग बदला हुआ है। जवाबन उरान कहता है, अंदर मैं एक ऐसी जंग में दाखिल हुआ जो मैं जीत नहीं सकता था। खलील अब बताओ, जो मैंने कहा था क्या वो तैयार है। कोई इसके बारे में जानता तो नहीं है ना। खलील कहता है, तदबीर के लिए आप कपड़े बदलेंगे, हजूर फिक्र न करें, आपने जो खत कहे थे वो भी लिख दिए हैं, मैं इन्हें कबाइल में भेज दूंगा। ये सुनते साथ ही उरान खेमे की जानिब देखता है और आगे बढ़ जाता है। बुरसा के सामने उरान के जांबाज खड़े होते हैं और ढोल जोर जोर से बजाए जा रहे होते हैं, जिनकी आवाजें सुनकर सरोज आगे बढ़ ही रहा होता है। इतने में कमांडर इसे कहता है, जनाब तुर्क। सरोज गुस्से से कहता है, लानत तुर्कों पर भी और तुम पर भी। इधर हम देखते हैं सरोज बुलंदी पर से सामने आता है। अब्दुर्रहमान उसे कहता है, जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो उरान साहब के अल्फाज हैं, मेरी बात गौर से सुनो सरोज। सरोज मुंह बनाए हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो। तो अब्दुर्रहमान कहता है, उरान साहब नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से लोग तकलीफ में हो, हम इस सूरत हाल को रोकेंगे। फिर सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही इमदाद मंजनीक में डाल देते हैं। अब्दुर्रहमान सरोज से मजीद कहता है और इसलिए उरान बे अपने लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाता है। अगले लम्हे मंजनीकों की रस्सियां काट दी जाती हैं और इमदादी सामान बुरसा की गलियों तक जा पहुंचता है। सरोज डर के मारे छुप जाता है, मगर ये गोला नहीं बल्कि इमदाद होती है और इसको डरा हुआ देखकर कई सिपाही हंसने लग जाते हैं। अंदर लोग भागते हुए थैलियों के पास आते हैं और इन्हें खोलते हैं। इमदाद के सामान के साथ चिट्ठियां रखी होती हैं जिन पर लिखा होता है, मैं उरान सरदार हूँ, मैंने
آپ یعنی برسا کے قیمتی لوگوں کی بیماری کے بارے میں سنا ہے اور اس لیے علاج بھیجا ہے۔ میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اس کے ساتھ ہی انصاف کے تک پیش آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات جان لیں، گورنر سروز امداد روک رہا ہے اور آپ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے۔ آپ سلامتی سے رہیں، کھانا پینا اور علاج دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر عبد الرحمان سروز سے کہتا ہے، ہم کئی لوگ ظلم کر کے آباد نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے لیے موت نئی زندگی لائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ سروز بھی غصے میں آگے بڑھتا ہے۔ گلیوں میں لوگ اپنے لیے سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ سروز وہاں پہنچتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ کیا تم قابل رحم لوگ ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان غدار لوگوں کے کھیلوں میں نہ پڑو، وہ تمہارے علاج کے بہانے زہر لائے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ نیچے پڑی ہوئی امداد کو لات مار دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، یہ علاج ہے، علاج ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سروز اسے زوردار تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے، فوجیو یہ امداد یہاں سے ہٹا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی لوگوں سے امداد چھیننے اور انہیں دھکیلنے لگ جاتے ہیں۔ سروز کہتا ہے، اران میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اران سیدھا آگے بڑھتا ہوا سپاہیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ عبد الرحمان اس سے کہتا ہے، حضور ہم نے برسا میں اپنا نشان چھوڑ دیا ہے، لوگوں تک علاج پہنچا دیا ہے۔ اران کہتا ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، میرا سروز کے ساتھ حساب کتاب باقی ہے، میرے پیچھے آؤ، ہم بیس بدل کر ایناگول کا معائنہ کریں گے، چلو شاباش۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کئی قبیلے میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں۔ دیدار کہتی ہے، آئی دونوں محمد صاحب کی بیوی خانزادہ، وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے ساتھ یہاں آئی تھیں، وہ حلیمہ کے لیے آئی ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں، آئدن اولگو محمد صاحب نے درمیان قبائل سے علیحدگی اختیار کی، کیا تم جانتی تھی گنجا؟ گنجا کہتی ہے، میں بہت پہلے سے جانتی ہوں ماں، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی، خاندان قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیدار کہتی ہے، آئدن اپنی زبان کی پکی ہے، ہم نے انہیں یہاں تک لانے کے لیے بڑی کوشش کی، یہ حلیمہ کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ نیلوفر کہتی ہے، آپ کیسے جانتی ہیں کہ یہ خیر کا باعث ہوگا؟ دیدار خاتون، کون زبان کا پکا اور کون دل کا صاف ہے، اس طرح دیکھنے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ملون خاتون غصے سے کہتی ہے، نیلوفر خاتون بیٹی میری ہے تو بات بھی میری چلے گی، دوسرا کون ہے؟ اعراج، تو خادمہ اعراج کہتی ہے، سروحان صاحب کی بیوی گلدوم خاتون، وہ بڑے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں، یقیناً وہ فاطمہ خاتون کی طلب ظاہر کریں گی۔ دیدار ایک دم سے کہتی ہے، فاطمہ خاتون، لیکن کیسے؟ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ ملون خاتون اس سے کہتی ہے، تم حیران کیوں ہو؟ دیدار، کیا تم نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے لیے بھی کوئی طلبگار ہو؟ دیدار کہتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ حلیمہ کہتے رہے، مگر اعراج کہتی ہے، نہیں، وہ جب سے یہاں آئے ہیں وہ فاطمہ خاتون کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اسی لمحے خواتین وہاں آ جاتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور سب بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے، ملون خاتون، ہم نے سب سے مل لیا، لیکن ہم نے ابھی تک آپ کی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ ملون خاتون کہتی ہیں، میری بیٹیاں قبائل کی ذمہ داریاں نبھانے میں مشغول ہیں، جب وہ انہیں مکمل کریں گی تو آ جائیں گی۔ وہ خاتون کہتی ہیں، ہم انتظار کریں گے۔ ملون خاتون، محنتی خواتین سب سے پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، مگر دوسری کہتی ہے، وہ آ جائے، ہم ان کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے آئے ہیں۔ خواتین انہیں شربت پیش کرنے لگ جاتی ہیں اور دیدار ملون خاتون سے کہتی ہے، یہ بہت مروت ہے، فاطمہ کے لیے اچھی ساس بالکل نہیں بن سکتی۔ ملون خاتون اعراج کو بلاتی ہے اور اس کے کان میں کہتی ہے، فاطمہ کے آنے کے بعد لڑکیوں کو ڈھونڈ کر یہاں لے آؤ، ان سے کہو کہ مناسب کپڑے پہنے اور یہاں پر آ جائیں۔ اور ناظرین، اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔